अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज से एससीओ की मीटिंग शुरू हो चुकी है और लोगों की आमद जो है वो जारी है। देखिए, लोग आते जा रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट जो हैं वो पाकिस्तान पहुँचना शुरू हो गए हैं और जी, जिनका सबसे ज़्यादा इंतज़ार था पाकिस्तानियों को, वो भी आज आ चुके हैं। यानी कि मैं सही आपको बता रही हूँ और आप लोग बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर। जी हाँ, भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो पाकिस्तान आ चुके हैं, इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और जी नूर खान एयरबेस पे उन्होंने लैंडिंग की है। यानी कि उनका तैयारा, उनका जहाज, उनका प्लेन जो था वो नूर खान एयरबेस पे पहुंचा है और उसके बाद छोटे बच्चे थे एक दो जिन्होंने उनको फूल पेश किए और उनको बहुत अच्छा वेलकम दिया गया। रेड कारपेट भी था। मैं आप लोगों को ये बता दूं, अगर ये समझ रहा हूँ कि हमने रेड कारपेट नहीं बिछाया, तो बिल्कुल रेड कारपेट भी बिछाया गया था डॉक्टर जयशंकर के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि उनका स्टे जो है बहुत अच्छा रहेगा। ये और बात है कि पूरा इस्लामाबाद एक तरह से बुरी तरह से लॉकडाउन की हालत में है और इतना लॉकडाउन तो हमने कोविड के ज़माने में नहीं किया था जो हमने अब कर रखा है। और ना सिर्फ ये कि तमाम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शॉप्स, ऑफिसेज़ बंद हैं, बल्कि हर तरफ से रोड्स भी बंद हैं। मेरे कई दोस्त जो हैं इंडियन मीडिया में वो भी पाकिस्तान आ चुके हैं। उनमें से कुछ लोग जो हैं उनसे मेरा कांटेक्ट भी हुआ है और वो इस्लामाबाद में जहाँ ठहरे हैं वो भी बातचीत हुई है, लेकिन वहां तक मैं पहुंचूंगी कैसे, ये जरूर एक बहुत बड़ा सवाल है जो मैं अपने आप से भी कर रही हूँ और अपने तमाम पाकिस्तानी दोस्तों को भी फोन कर करके पूछ रही हूँ कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। अजीब हालत कर रखी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, हर तरफ रेंजर्स लगा रखे हैं, हर तरफ से रोड बंद कर दी है, कहीं कंटेनर्स लगा के, कहीं पे रेंजर्स खड़े करके, और कोई किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। पहले हमें ये कहा गया था कि जी जो पाकिस्तान का मीडिया है और या जो इंटरनेशनल मीडिया है वो पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में ही जा सकता है और वहां से ही वो कवरेज कर सकते हैं। सिर्फ पाकिस्तान का जो सरकारी चैनल है यानी कि पीटीवी, जी हाँ, सिर्फ वही जा सकता है मेन इवेंट को कवर करने के लिए कन्वेंशन सेंटर में। हमने कहा चलो सही है भैया, ऐसे ही चले, ऐसे ही कर लेंगे, हमें कोई बात नहीं, हम पाक चाइना में ही चले जाएंगे, पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर ही जाकर वहां से ही काम हो जाएगा या वहां पे ही लोगों से मुलाकात हो जाएगी। लेकिन अब उन्होंने, यानी कि हमारे जो भाई लोग हैं, उन्होंने जी हाँ पाक चाइना जाने वाला रास्ता भी बंद कर दिया है। और ना सिर्फ हमारे जैसे लोगों को जो कि हम फ्रीलांस काम करते हैं, हमारे अपने यूट्यूब चैनल्स हैं या कह लीजिए पहले टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुके, उनको ना सिर्फ उनको रोका जा रहा है बल्कि जो बाकायदा इस वक्त टीवी चैनल्स, बड़े बड़े टीवी चैनल्स के साथ काम कर रहे हैं, उनके कार्ड लेके घूम रहे हैं कि जी ये देखो हम यहाँ करते हैं, ये देखो हम यहाँ काम करते हैं, उनको भी जो है वो पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर जाने से रोका जा रहा है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि हम सिक्योरिटी को इतना बेहतरीन रखते हैं कि ना तो किसी का काम रुकता, ना ही किसी को रोका जाता, और उसके बावजूद बिल्कुल अमन होता। पूरे शहर को कह रहे हैं कि जी सजा दिया गया है। पता नहीं अब वो सजावट किसको दिखाने के लिए की गई है, इसलिए कि पब्लिक तो वहां नहीं जा पा रही, और पब्लिक तो क्या, जिसे कह लीजिए कि जो मीडिया के लोग हैं वो भी अभी तक परेशान बैठे हैं और वो यही सोच रहे हैं कि हम क्या करें, कौन सा ऐसा जुगाड़ लगाएं जिससे कि हम वहां पर पहुंच सकें। लेकिन खैर देखते हैं कि क्या होता है, कौन कामयाब होता है और कौन कौन पहुंच पाता है, क्योंकि हमारे पास आज का दिन भी है और कल का दिन भी है। लेकिन खैर यहाँ पर सिक्योरिटी के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। जैसे मैं कहती हूँ हमेशा के पाकिस्तान को एक तरह से अनऑर्गेनाइज तरीके से चलाया जा रहा है और यही वजह है कि कोई ऐसी तैयारी नहीं की गई जिससे कि हमारे जो मेहमान आए हैं, यानी कि एससीओ मीटिंग के लिए जो हमारे मेहमान किसी भी दूसरी कंट्री से आए, होना तो ये चाहिए था कि हम उनको अपना शहर दिखाते, अपने इस्लामाबाद में घुमाते। सिर्फ इस्लामाबाद की बात कर रही हूँ, बेशक इस्लामाबाद से बाहर ना ले जाते, लेकिन कम से कम इस्लामाबाद तो दिखाया जाता। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और लग यही रहा है कि जितने भी लोग आए हैं वो सबके सब या तो होटल में ही बैठे रहेंगे या फिर उनको किसी तरीके से, जो यानी मैं उनकी बात कर रही हूँ जो इंटरनेशनल मीडिया है, उनको किसी तरीके से जो है वो पहुंचा दिया जाएगा पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर और उसके बाद टाटा बाय बाय हो जाएगा। लेकिन खैर ऐसा होना नहीं चाहिए। हो सकता है हमारी आवाजें सोशल मीडिया के जरिए, यूट्यूब के जरिए या किसी भी और तरीके से शायद हमारे हुक्मरानों के कानों तक पहुंच जाए और वो हमें इतनी कम से कम आजादी दे दें कि हम जाकर अपने दोस्तों से मिल सकें, उनसे बात कर सकें। क्योंकि ऐसा तो बहुत ही कम होता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग आपस में एक दूसरे की कंट्री में आए हों और
इस तरीके से फिर मुलाकात भी ना हो सके, तो मेरे ख्याल है ये बहुत गलत बात है। लेकिन पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को न जाने कौन-सा खतरा, कौन-सा डर पड़ा हुआ है कि इन्होंने सिक्योरिटी के नाम पर पूरे के पूरे सिटी को जो है एक तरह से पैरालाइज़ करके रख दिया है। ये यहाँ पे ना कोई आ सकता है, ना जा सकता है। वो जो शोले फ़िल्म में कहते थे ना कि यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और इनका हाल बिल्कुल वही है। जो शोले में जो जिन्होंने ये कहा था कि परिंदा पर नहीं मार सकता और मुँह पे परिंदा पर ही मार के गया था, वही हालत यहाँ की सिक्योरिटी की भी है। लेकिन इसके बावजूद आम लोग जिनसे कोई नुकसान नहीं है, इनको उनको रोका जा रहा है, उनको टोका जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है घरों में बैठो। यहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि तंदूर तक बंद है। जी हाँ, रोटी अगर किसी ने लेनी हो, बहुत से लोगों के घर में रोटी नहीं बनती, बहुत से लोग अकेले रहते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो तंदूर से ही रोटी लेकर आते हैं, तो उनके लिए भी आज मुश्किल है। तो उनके लिए फिर यही है कि वो आज चावल उबाल के खा लें, यही हो सकता है, क्योंकि जी बाहर रोटी भी नहीं मिल रही, मेडिकल स्टोर भी बंद है, उनके ऊपर भी शटर लगा दिए गए हैं, मॉल्स तो वैसे ही बंद है, और उसके बाद हर रोड को तकरीबन ब्लॉक करने की कोशिश की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। कोई कहीं ना आ सकता है, ना जा सकता है। सोशल मीडिया पर हमारे कई मीडिया के फ्रेंड्स जो हैं वो अपने स्टेटस लगा रहे हैं कि हम कई घंटे जो है बाहर रोड के ऊपर जो है ख्वार होने के बाद अपने घरों को वापस जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल हम भी कोशिश करेंगे, और मेरे ख्याल है उन लोगों को भी कोशिश करते रहनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा आवाज पहुंचानी चाहिए गवर्नमेंट के कानों तक कि प्लीज एससीओ को आप जरूर ऐसा बनाइए, जरूर इस तरह की समिट किए, लेकिन कंट्री को या इस्लामाबाद को या जिस शहर में भी पाकिस्तान के इस किस्म का कोई इवेंट होता है, तो उसको एक तरह की जेल मत बना दीजिए, वहां पे लॉकडाउन ना कर दीजिए, लोगों को जीने दीजिए। और भारत डॉक्टर जयशंकर आ गए हैं और बहुत सी उम्मीदें लोगों को हैं उनके साथ। लोगों का ख्याल है कि वो चाहे जो मर्जी कहें, लेकिन कि जी मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान पे बात नहीं करनी है, लेकिन हमारी नजर है उनके ऊपर, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जाकर हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात उनको करनी ही पड़ जाएगी। और कुछ नहीं तो कम से कम यही कह देंगे कि जी हिंदुस्तान में इस वक्त क्या टाइम हो रहा है और पाकिस्तान इसमें क्या इस वक्त क्या टाइम हो रहा है, क्योंकि लंच और डिनर का तो चेक करना ही होगा। खैर, मेहमान हमारे हैं और वो आ गए हैं पाकिस्तान, लेकिन हम ये भी बताते चले कि मेहमान आता अपनी मर्जी से है, जाता मेजबान की मर्जी से, ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है। मुझे नहीं पता कि बाकी कंट्रीज में ये बात की जाती है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा जरूर कहा जाता है कि जी मेहमान आते तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाते मेजबान की मर्जी से। तो आज ये समझ लीजिए कि डॉक्टर जयशंकर आ तो गए, लेकिन अब वो जाएंगे हमारी मर्जी से। जी हाँ, और खैर उसमें घबराने की कोई खास बात नहीं है, हम उनको बहुत अच्छे से रखेंगे, हम उनका बहुत ख्याल करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि रेड कारपेट भी बिछाया गया था, छोटे बच्चे भी गए थे जिन्होंने उनको फ्लावर्स पेश किए, और कई दूसरे ऑफिशियल्स जो थे वो भी एयरपोर्ट पे पहुंचे थे उनको रिसीव करने के लिए। डॉक्टर जयशंकर के चेहरे पे बड़ी खूबसूरत सी स्माइल थी, और इसका मतलब ये है कि उनको अभी आकर अच्छा लग रहा है। ये और बात है कि बाद में जब वो बात करेंगे या मीडिया से बात करेंगे या किसी किस्म का उनका स्टेटमेंट आएगा, तो बहुत से हमारे हिंदुस्तान के लोग और हिंदुस्तान के दोस्त जो है उनका ये कहना है कि बहुत टफ किस्म का और बहुत टेढ़े किस्म का जवाब वो देंगे, इसलिए कि पहले ही जब वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए हैं तो कनाडा को लेकर उनका मूड पहले ही ऑफ है। लेकिन खैर अब देखते हैं कि वो आकर क्या बात करते हैं। बहरहाल एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा कह लीजिए कि हो सकता है शुरुआत हो सके यहाँ से। वैसे कहा तो जाता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में बात नहीं होगी, इसके सिलसिले में कुछ नहीं होगा, लेकिन बहरहाल फिर भी उनके आने के ऊपर जो है कई लोग जो हैं वो टीवी चैनल्स पे भी अपने कमेंट्स दे रहे हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी शामिल है। जो लास्ट टाइम जब एससीओ हुआ था गोवा में, तो बिलावल भुट्टो गए थे, और वहां पर जब बिलावल भुट्टो ने बात की थी तो उनकी बातचीत लोगों को कोई खास पसंद नहीं आई थी, और कहा यह गया था हिंदुस्तान की तरफ से, बल्कि अभी तक हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि जी आप यहाँ से बिलावल भुट्टो आए थे और उन्होंने बड़ी सख्त किस्म की बातें की थी, ऐसी बातें की थी जो हमें पसंद नहीं आई। तो मैंने कहा ठीक है, वो आपके मेहमान थे, उन्होंने आके इस किस्म की बात कर ली। अब डॉक्टर जयशंकर हमारे मेहमान है, और अगर वो चाहें तो वो भी पाकिस्तान के बारे में जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, उनको ना कोई रोकेगा ना कोई टोकेगा, हम बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ साथ उन साहब का ये भी कहना था कि लेकिन डॉक्टर जयशंकर जो है वो जाहिर है कि उस तरह से बात नहीं करेंगे जैसे बिलावल साहब ने की थी। लेकिन मुझे एक बात का जरूर यकीन है कि वो एक बहुत मिच्योर तरीके से बात करेंगे, और डेफिनेटली कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे के ताल्लुकात मजीद खराब हो। वैसे तो कोई गुंजाइश रह नहीं गई है ताल्लुकात खराब होने की, आपको पता ही है, ट्रेड भी बंद है, बातचीत भी बंद है, और एक दूसरे के साथ मीडिया को भी हमने ब्लॉक कर रखा है या मीडिया भी बैन कर रखा है, और इस किस्म की सारी ही चीजें चल रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि ईरान और इसराइल के बीच में जो टेंशन चल रही है, उसको देखते हुए लगता ही है कि इस रीजन में जो बाकी की कंट्रीज हैं
उनको आपस में थोड़ा-सा एक-दूसरे को टॉलरेट करके थोड़ा-सा आपस में एक-दूसरे के साथ बातचीत जो है वो कर लेनी चाहिए। लेकिन क्या जाते-जाते अगर पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ वाक़ई में सीरियस हैं और हम चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, क्योंकि ज़ाहिर है भारत कई चीज़ों में हमसे आगे जा रहा है और पहले भी रहा है, जिसमें कि इकोनॉमी भी है, फॉरेन पॉलिसी भी है, जो हम हमेशा एप्रिशिएट करते हैं और फॉरेन पॉलिसी में डेफिनिटली डॉक्टर जयशंकर का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो अगर पाकिस्तान के लोग चाहते हैं, पाकिस्तान के वो लोग जो कि मुल्क को चलाते हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, अगर वो चाहते हैं कि भारत के साथ टर्म्स ठीक हो जाए, तो उन्हें क्या करना चाहिए? मैं पहले भी अपने शो में बता चुकी हूँ। जब डॉक्टर जयशंकर वापस जाएँगे, जो कि मेरा ख़्याल है कि वो वेडनेसडे को जाएँगे या फिर हो सकता है थर्सडे को जाएँ, क्योंकि 2 दिन की तो मीटिंग है, तो मेरे ख़्याल है कल नहीं जाएँगे, उससे नेक्स्ट डे शायद जाएँ या हो सकता है रात को ही निकल जाएँ, कोई पता नहीं। तो उनके साथ डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, जी हाँ, वो ज़ाकिर नाइक साहब वो जो पाकिस्तान पहुँचे हुए हैं और न जाने क्या आय-बाय-शाएँ कर रहे हैं, उनको जी उनकी आय-बाय-शाएँ मज़ीद ना सुनी जाए और डॉक्टर जयशंकर के हवाले कर दिया जाए और कहा जी इनको ले जाइए, ठीक है? इनको ले जाइए और इसके बाद आपने इनकी जो कुट लगानी है वो लगाइए, हमारी तरफ से ये आपके लिए न्यू ईयर गिफ्ट है। देखिए ना, कुछ महीने बाद न्यू ईयर तो आने ही वाला है ना, क्या अक्टूबर चल रहा है, फिर नवंबर, दिसंबर, फिर न्यू ईयर, तो बस अभी से दे दें न्यू ईयर गिफ्ट। और अगर उसके बाद भी डॉक्टर जयशंकर नाराज़-नाराज़ से लगें, आपको लगे कि भाई ये 1 गिफ्ट से क्या होगा, 2 गिफ्ट तो होने चाहिए ना, तो फिर हाफ़िज़ सईद भी दे दीजिए। हमने क्या करना है, अचार डालना है हाफ़िज़ सईद का, इतने दिन से हमने जो काम लेना तो हम ले चुके हैं, अब वैसे भी वो किसी काम का नहीं, तो उनको भी दे दीजिए। तो इससे होगा ये कि हिंदुस्तान-पाकिस्तान के टर्म्स बेहतर हो जाएँगे। हिंदुस्तान को यकीन हो जाएगा कि पाकिस्तान पूरी तरह से हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक करने में सीरियस है। और सीरियस होने का सबसे पहला सबूत यही है कि हम यहाँ से जितने आलतू के, फालतू के, फालतू के, आलतू के जितने लोग हैं ना, वो सारे उठाकर और डॉक्टर जयशंकर के साथ भेज दें। उसका 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि हमारा एयर टिकट के पैसे बचेंगे हमारे, ठीक है ना? ऐसे अगर हम भेजेंगे तो एयर टिकट लेना पड़ेगा और आपने तो देखा तो है ज़ाकिर नाइक तो पहले ही रो के आधे हो गए कि जी मेरे से सामान के पैसे ले लिए। तो भाई सामान इतना लाए क्यों थे? किसके जहेज़ का सामान लाए थे? क्यों लेकर आए थे? इतना सामान क्या था उसके अंदर ये भी पता नहीं लग रहा। पता नहीं क्या चीज़ लाए थे, अभी तक हम लोग इसी खोज में लगे हैं और जैसे ही हमारे सूत्रों को पता लगा हम फट करके आपको बता देंगे। इसलिए कि अभी तो हमें खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर लाए क्या हैं वो। लेकिन ख़ैर वो सामान को छोड़िए उनके, वो तो कुछ ना कुछ पता लग ही जाएगा, लेकिन बात ये है कि उससे होगा ये कि एयर टिकट बचेगा और जो इंडियन एयर फोर्स के प्लेन में आए हैं डॉक्टर जयशंकर, वो उसी में उनको ले जाएँगे। अगर साथ नहीं बिठाना चाहते तो लगेज में डाल दिएगा। उसमें क्या है भई, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को वैसे भी वो कहते हैं ना कि उनको आदत ही होगी इस तरह से बैठने की, तो वो लगेज में चले जाएँगे और वो भी, और साथ में हाफ़िज़ सईद को भी हम दे देंगे और अगर आपको मसूद अज़हर चाहिए तो फिर सोचा जाएगा, फिर तो डील होगी भई। अगर आपको मसूद अज़हर भी चाहिए तो फिर इंडिया को हमें जो है कम से कम भी, आपके पास 4 ट्रिलियन हो गए ना, ऐसा करें उसमें से 1 ट्रिलियन हमें दे दें। हम 1 ट्रिलियन में भी गुज़ारा कर लेंगे, आप लोग तो फिर और कमा लेंगे ना। हमारे तो आपको पता है हम तो माँगे-ताँगे पे चलते हैं, कभी हमें कोई लोन दे देता है, कभी कोई लोन दे देता है, कभी कोई कहीं से हम डोनेशन ले लेते हैं। आप लोग तो मतलब कमा लेंगे। मोदी जी वैसे भी मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा बिज़नेस माइंडेड हैं, तो इस वजह से यही वजह है कि बहुत से बिज़नेस कम्युनिटी के लोग भी जो हैं, वो भी ये मोदी सरकार को सपोर्ट करते हैं, तभी वो बार-बार जीत कर आ जाते हैं, वरना तो उनको मेरे ख्याल है एक बार के बाद दोबारा मोदी जी को आना ही कोई नहीं चाहिए था। लेकिन ख़ैर अब उनका 3rd टर्म चल रहा है और उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि कई बिज़नेस कम्युनिटी के लोग जो हैं, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो या कोई भी, वो सभी मोदी जी की मदद कर रहे हैं उनकी गवर्नमेंट चलाने में। तो बस वो ये लोग काम-वाम करके जो है वो फिर कमा लेंगे 1 ट्रिलियन। ऐसी कौन-सी बड़ी बात है, 1 ट्रिलियन क्या होता है? कुछ भी नहीं होते, हाथ का मैल है, यूँ करें तो 1 ट्रिलियन निकल आते हैं। तो आप लोग जो है ना, वो 1 ट्रिलियन हमें दे दिएगा और हम आपके साथ, फिर आपके साथ मसूद अज़हर को भी रवाना कर देंगे। बहरहाल ये आप लोगों के ऊपर है, आप मतलब मैं इंडियन गवर्नमेंट से और इंडियन पब्लिक से बात कर रही हूँ कि ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग करना क्या चाहते हैं, फिर हमें बता दिएगा, तो हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। लेकिन ख़ैर बात करते हैं डॉक्टर जयशंकर की। डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो पहुँच चुके हैं और डेफ़िनेटली सब नज़रें उन्हीं के ऊपर है। वैसे तो हमारे पास और भी कई देशों के, कई कंट्रीज़ के हेड ऑफ स्टेट्स आए हैं, जिसमें कि चाइना के प्राइम मिनिस्टर भी जो हैं, वो भी तकरीबन 11 साल के बाद आए हैं और कहा ये जा रहा है कि भारत की तरफ से कोई भी फॉरेन मिनिस्टर 10 साल के बाद आए। अब पता नहीं आप लोग 10-10 साल, 11-11 साल तक क्यों रुके रहे? इसलिए कि हमारी कंट्री तो देखने के लायक है और मेरा ख़्याल है हर साल आना चाहिए। मगर ख़ैर कोई बात नहीं,
बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो अगर चाइना वाले 11 साल के बाद आए हैं तो फिर भारत से भी जो है वो कहा जा रहा है कि तकरीबन 10 साल के बाद कोई फॉरेन मिनिस्टर आए। हाँ, मोदी जी आए थे एक बार, आपको पता है ना, शादी में बगैर इनविटेशन को बार बार बताते हैं कि जी जब हम किसी डिबेट में जाते हैं भारत की, तो वो यही हमें बताया जाता है कि जी मोदी जी ने तो ताल्लुकात सही करने की बड़ी कोशिश की थी, और मोदी जी तो शादी में चले गए थे नवाज शरीफ साहब की नवासी की, बगैर इन्विटेशन के, बगैर बताए पहुंच गए थे। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारे यहाँ तो अक्सर लोग, अभी भी पाकिस्तान में यही यही रिवाज है, हम अक्सर शादियों में बगैर बताए बगैर इन्विटेशन के पहुंच जाते हैं, खाना जो अच्छा मिलता है। तो यही वजह है कि मोदी जी ने भी कहीं और जा रहे थे, उन्होंने सुना होगा कि जी मियाँ नवाज शरीफ के फैमिली में कोई शादी हो रही है, और नवाज शरीफ साहब का खानदान वैसे ही बड़ा मशहूर है खाने पीने में, इसलिए कि वो चाहे जेल में जाए, चाहे लंदन जाए, चाहे सऊदी अरबिया जाए, वो अपना कुक साथ ले जाते हैं। मैंने ये सुना, पक्की खबर है, आप लोग चेक कर लिएगा। तो उन्होंने कहा है कि वो जहां भी जाते हैं नवाज शरीफ साहब अपना कुक साथ ले जाते हैं, इसलिए कि खाने के ऊपर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कंट्री में कर लेते हैं, कंट्री की खैर है, लेकिन खाने के ऊपर नहीं करते। तो इसलिए वो लंदन भी अपना कुक लेकर जाते हैं। सऊदी अरब जब 10 साल के लिए गए थे मुशर्रफ साहब के जमाने में, जब 10 साल के लिए यहाँ से वो दौड़ गए थे, तब भी वो कुक साथ लेके गए थे। तो इस वजह से मुझे लगता है कि खाना, क्योंकि बहुत शौकीन है वो खाने के और डिशेस के, तो इसलिए मोदी जी को कहीं से खबर मिल गई होगी, तो मोदी जी ने कहा चलो ये प्लेन यहाँ उतार लेते हैं, थोड़ा खा पी के निकल जाएंगे। साथ एक साड़ी वो ले आए थे उनकी मदर के लिए, वो साड़ी उन्होंने दे दी, और इतने की साड़ी नहीं थी जितने का वो खाना खा के चले गए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मेहमान थे तो मेहमानों की तो आपको पता है हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और यही वजह है कि अब हमें इंतजार है कि डॉक्टर जयशंकर जो है वो कब बात करते हैं, मीडिया के साथ कब बात करते हैं, हमें जाने भी देंगे कि नहीं। हमारे तो माथे पे मीडिया लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे रेंजर्स हमें जो है वो पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में नहीं जाने दे रहे। एक तो पता नहीं पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर, हमने मतलब यहाँ पे अगर हमने कोई फ्रेंडशिप सेंटर बना भी रखा है तो वो भी चाइना का ही है, इसलिए कि सबसे ज्यादा चूना हम चाइना को ही लगाते हैं। दुश्मनों की हमें फिक्र नहीं है, दुश्मनों को हम देख लेंगे, हम तो अपने दोस्तों को ही जा जाके, आपको पता है ना, समझ जाइए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो खैर, तो अब दोस्तों को ही हम खा जाते हैं। तो हमने दोस्तों से इतना पैसा ले रखा है कि वो इवेंट से भी एक दिन पहले आ गए। आपने देखा डॉक्टर जयशंकर तो बिल्कुल आज आए हैं, मतलब आज डिनर है जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने दे रखा है, शहबाज शरीफ साहब ने आज डिनर रखा हुआ है सब लोगों के लिए, तो डॉक्टर जयशंकर आज आफ्टरनून में आए, लेकिन चाइना वाले एक दिन पहले आ गए। उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारा इतना पैसा खा गए, तो कम से कम इनके पास एक दिन तो ज्यादा रुको, तो इसलिए वो एक दिन पहले आ गए। साथ साथ मैंने ये भी सुना है कि जी रशिया से जो लोग आए हैं, यानी कि रशिया से भी डेलीगेशन आया है, और वो बताए ये जा रहा है कि कितने तकरीबन कहा ये जा रहा है कि काफी ज्यादा 76 के करीब लोग आए। जी हाँ, मैंने लिख कर भी रखा है जी, मुझे लिखना भी आता है। लेकिन मैं ये बता रही थी कि 76 लोग जो हैं वो रशिया से आए। पता नहीं यूक्रेन के साथ वॉर लड़ने के लिए उन्होंने किसी को छोड़ा या सबको यहीं ले आए, मुझे समझ नहीं आती। इतने बड़े बड़े डेलीगेशन लेकर, इतने बड़े बड़े डेलीगेशन तो सिर्फ पाकिस्तान लेके जाता है जिसमें बहुत ज्यादा लोग होते हैं, उसके लिए उसकी रीजन है ना, हमारी कंट्री के पास पैसा वैसा नहीं है, और जो है वो मांगे तांगे का है, तो हम अपने यहाँ से डेलीगेशन ज्यादा लेके जाते हैं ताकि किसी दूसरी कंट्री में जाके 2-4 दिन का राशन तो नहीं का खाकर आ जाए, हमारी जो है जान बची रहे। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि रशिया जैसी कंट्री, सऊदी अरब 130 लोग लेकर आ गए थे, अब सोचो सऊदी से 130 लेकर आ गए थे, और उसके बाद वो जब इंडिया जाते हैं तो वो 100 बिलियन का वहां पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और हमें कह देते हैं जी हम 10 टन या 100 टन हमें खजूरें दे देते हैं। पता नहीं ना हमारी शक्लें खजूरों जैसी लगती हैं, ये क्या बात है। जब हम उनसे कुछ मांगने के लिए जाते हैं तो वो सारी इन्वेस्टमेंट जो डॉलर्स में होती है वो जाके भारत में कर देते हैं, और हमें कहते हैं खजूर लेके चले जाओ। खैर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं न जाने क्या कह रही हूँ, लेकिन मैं सही बता रही हूँ आप लोग को जो कुछ यहाँ पर हो रहा है। लेकिन बार आप लोगों से मुलाकात होगी, क्योंकि अभी मुझे जाकर एक बार फिर जो है वो रेंजर्स के हाथ जोड़ने, सर मुझे जाने दीजिए, मैं मीडिया से हूँ सर प्लीज। तो अब मुझे फिर जाके वही जो है कोशिश करनी है, फिर हाथ पांव जोड़ने उनसे कि मुझे जी जाने दीजिए, मैं मीडिया से, और यकीन कीजिए, और ये भी दुआ किएगा कि मैं जिन लोगों को जाके, यानी जिन रेंजर्स से, जिन पुलिस वालों से, जिन सिक्योरिटी वालों के सामने मैं हाथ जोड़ूं कि मुझे जाने दीजिए वहां पे फ्रेंडशिप सेंटर में, चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में, तो उन्होंने मेरा चैनल ना देख रखा हो, बस ये दुआ किएगा। बाकी खैर है, अगर उन्होंने मेरा चैनल नहीं देखा होगा ना तो डेफिनेटली मुझे जाने देंगे, लेकिन अगर देखा होगा
ना ही देखा हो तो बताओ, शुभ-शुभ बोलना चाहिए। खैर, मैं चलती हूँ और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से वेलकम करेंगे, कर चुके हैं वैसे तो डॉक्टर जयशंकर को, लेकिन आप लोग फ़िक्र ना कीजिएगा, उनका बहुत ख़्याल रखा जाएगा एंड आई होप कि जब वो वापस अपने कंट्री में, अपने देश में जाएँगे, तो वो कुछ अच्छी ही यादें लेकर जाएँगे, हँसते मुस्कुराते हुए ही जाएँगे। थैंक यू सो मच, आपसे मिलते हैं फिर दोबारा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।